हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेन ऑफ जीके। अभी हमारी क्लासेस चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल जिसे बोलते हैं लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे बोलते हैं राज्यसभा। इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में पहली बार डिफाइन किया गया था, जिसमें जो फाउंडिंग फादर है बाइकैमरल मीन की, जिसमें टू हाउस होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। ये किस एक्ट के थ्रू आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के थ्रू। अभी हम पार्लियामेंट को पूरा उसके आर्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आर्टिकल 80, जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा की कॉम्पोजिशन दिखाई गई है। राज्यसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 में। ये लोकसभा से पहले हुई है राज्यसभा की सिटिंग। लोकसभा की पहली सिटिंग इससे बाद हुई है। तो टोटल मेंबर कितने हैं राज्यसभा में? 250, जिसमें से अभी 238 जो होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर। वो कहाँ कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसमें से आते हैं 234, और दिल्ली में से आते हैं जो हमारी यूनियन टेरेटरी है उसमें से 3, और पुडुचेरी से उससे 1। बाकी हमारी जितनी भी टेरिटरीज है उसमें से कोई मेंबर इलेक्ट नहीं होता। जस्ट हमारी 2 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिससे हम हमारी राज्यसभा में मेंबर इलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा 29 स्टेट से होते हैं हमारे मेंबर। और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसे हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो इन्हें 4 फील्ड से लेते हैं, जैसे आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विसेज से लिए जाते हैं ये मेंबर। और अभी हमारे करंट मेंबर कितने हैं? 233 हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं। और जो 5 सीट्स हैं वो किसके लिए कैप्ट रखी हैं? पाकिस्तान के लिए, विद द होप ऑफ रीजॉइन। और नेक्स्ट है आर्टिकल 81, जो प्रोवाइड करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की कंपोजिशन। लोकसभा की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी है? 489। और बाय 7th अमेंडमेंट, जब ये स्ट्रेंथ थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया? 525। और इसके बाद 31st अमेंडमेंट के साथ ये होगी 530, 58th अमेंडमेंट के साथ ये होगी 550। और इसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952। और आर्टिकल 331 क्या डिफाइन करता है? जो प्रेसिडेंट है वो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकते हैं हमारी लोकसभा में। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 552, जिसमें 550 जो है इलेक्टेड मेंबर है और 2 जो है नॉमिनेटेड मेंबर है। बट करंट एज प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की हुई स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552। बट एट प्रेजेंट है 545, जिसमें से 543 है इलेक्टेड टू एंग्लो इंडियंस। जो 7 वैकेंसी हैं इसमें भी पाकिस्तान के लिए रखी गई हैं, विद द होप ऑफ रीजॉइन। और जो एक खास बात नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, मीन उनके इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल 83 क्या डिफाइन करता है? ये इन मेंबर्स का टेनर कितना होगा, मीन्स इनकी जो ड्यूरेशन है इनके ऑफिस की वो कितनी होगी। जो राज्यसभा है, और ये कुछ बातें उनके बारे में, जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है जिसे प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते। और इसका जो टेनर है वो कितना होता है? 6 ईयर का। और हर एवरी 2 ईयर के बाद 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं, और नए मेंबर बन जाते हैं। और लोकसभा जो है वो हमारा टेम्परेरी हाउस है, तो द टर्म ऑफ द हाउस 5 ईयर। और इसे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इन द मिड वे डिसॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोई इमरजेंसी लग गई, कुछ हो गया, तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। और एक और खास बात, जो हमारे नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं वो भी लोकसभा में होते हैं, बिकॉज हमारा पीएम जो है वो लोकसभा से ही उन्हें चुना जाता है। तो जो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते। और नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसने पहले जो था इसका लोकसभा का टेनर कितना था? 5 ईयर। बट बाद में इसे एक्सटेंड करके 6 ईयर कर दिया गया था बाई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। बट फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 97 के थ्रू इसे फिर से 5 ईयर कर दिया गया।
तो इसे 6 ईयर कब किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और फिर 5 ईयर कब किया गया दोबारा से रिस्टोर कब किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के। नेक्स्ट आर्टिकल 352 है, ये हमें सभी पता है। आर्टिकल 352, 356, 360 जो हमारे तीनों नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं। तो जब ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो हमारी लोकसभा है और उसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, अगर उसी नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारे चुनाव हुए हैं, जो लेजिस्लेटर है उसके 5 ईयर कंप्लीट हो भी गए हैं तो भी उसे 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। बट जैसे ही प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी को विड्रॉ करते हैं आर्टिकल 352 को, तो उसके बाद उस डेट से लेके विद इन द 6 मंथ दोबारा से चुनाव करने होंगे, दोबारा से न्यू हाउस को कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाएगा विद इन द 6 मंथ। और यहाँ पे मैंने बताई हुई है जो इनकी सिक्योरिटी होती है, जो हमारे एमपीज हैं उनकी इलेक्टोरल सिक्योरिटी, जब वो चुनाव के लिए फॉर्म भरते हैं तो तब उनकी कितनी इलेक्टोरल सिक्योरिटी लगती है। जो हमारे एमपीज होते हैं 25,000, और जो हमारे एससी के एमपीज होते हैं उनकी 12,500, एसटी उनके भी 12,500, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से। और जो हमारे एमएलए हैं उनकी सिक्योरिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन सिक्योरिटी 10,000, जिसमें से 5,000 और जो है वो एससी और एसटी के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन सिक्योरिटी से हम बोलते हैं ना जमानत जब्त होना, तो अगर जो कैंडिडेट उस सीट से खड़े हुए हैं, अगर वो 1/6 वोट नहीं लेते जो वैलिड वोट हैं उनमें से, तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो उन्हें वापस नहीं मिलती। तो उनकी सिक्योरिटी जो इलेक्ट्रोल सिक्योरिटी तभी सिक्योर होगी अगर वो 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स ले लेते हैं, उनके हक में होती हैं वो वोट्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 84, जिसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है एमपी की। जो एमपी है वो क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। मस्ट कंप्लीटेड मीन जो लोकसभा में एमपी उनके लिए एज कितनी बताई गई है 25 ईयर, राज्यसभा के लिए 30 ईयर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम की एज मेंशन नहीं है, बट ये मेंशन है कि जो कोई भी लोकसभा का मेंबर पीएम बन सकता है। तो इट मीन कि जो हमारे पीएम की एज है मिनिमम कितनी है 25 ईयर, जो मिनिमम एज है इससे ऊपर होनी चाहिए। और आर्टिकल 85 में जो पार्ट फर्स्ट है उसमें क्या डिफाइन किया गया है, जो प्रेसिडेंट में समन एज मेनी एज सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बट सब्जेक्टेड टू वन कंडीशन। मीन जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जितने चाहे पार्लियामेंट के सेशन बुला सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं, बट 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जो वो सेशन बुलाते हैं उनमें। और 85(2) में डिफाइन किया गया है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोक्योर ऑफ द हाउस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। मीन अगर कभी प्रेसिडेंट डिसोल्यूशन मीन्स हाउस को रद्द कर दें, उसके लिए आर्टिकल 85(2) में डिफाइन किया गया। एडजर्नमेंट मोशन और सिंडाई मोशन वो कौन डिक्लेयर करता है, स्पीकर। याद रखिए, प्रोक्योर हाउस कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। एडजर्नमेंट और सिंडाई मोशन कौन डिक्लेयर करता है, हमारे स्पीकर्स। जो सिंडाई मोशन होता है उसका क्या मतलब है, जब हमारे जो स्पीकर जो चेयरमैन है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए हाउस को सस्पेंड कर दें तो उसे बोला जाता है सिंडाई मोशन। और एडजर्नमेंट मोशन में होता है कुछ डिफाइंड पीरियड के लिए हाउस को रद्द करे तो उसे बोला जाता है एडजर्नमेंट मोशन। और आर्टिकल 86(1) में क्या डिफाइन किया गया है, जो प्रेसिडेंट है उन्हें राइट होता है कि वो एड्रेस कर सके किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को या फिर दोनों हाउसेस को एक साथ में। नेक्स्ट आर्टिकल 86(2) उसे बोला जाता है इसमें क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है वो बताई गई है आर्टिकल 86(2) में। एक क्या है, वो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस को मैसेज सेंड कर सकते हैं जो बिल पेंडिंग पड़े हैं, जब किसी भी और इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट ये तीनों आर्टिकल हैं, इन तीनों आर्टिकल्स हैं जो जिन्हें बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिकल्स फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 111, आर्टिकल 86(2), आर्टिकल 78(2). हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जैसे वो जो बिल को एसेट्स एंड अंत में वही प्रोवाइड करते हैं, फाइनल एसेट वही देते हैं। वो अगर उन्हें बिल में कुछ करेक्शन लगे कि कोई करेक्शन सही नहीं है बिल, उसमें कुछ करेक्शन चाहिए तो वो उन्हें पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं।
और पॉकेट वीटो मीन वो बिल को अपने पास इंडेफिनिट पीरियड के लिए रख सकते हैं, मीन अपने पास पेंडिंग पड़ा रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 87। इसमें है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें जब पार्लियामेंट में वो स्पेशल एड्रेस देते हैं, पार्लियामेंट में उन्हें खास स्पीच देनी होती है, वो प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी होती है। किन टू कंडीशन में? जब हमारा पार्लियामेंट की फर्स्ट सीटिंग होती है, तब नए साल की फर्स्ट सीटिंग होती है, तब भी पार्लियामेंट को कौन एड्रेस करता है? हमारे प्रेसिडेंट। और जब नया हाउस बनता है, इलेक्शंस होती हैं, दोबारा पार्लियामेंट में नया हाउस बनता है, तो तब भी उन्हें कौन स्पेशल एड्रेस कौन देता है? हमारे प्रेसिडेंट। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, जो अंडर स्पेशल एड्रेस होता है उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डिफाइन करते हैं जो मेजर्स पॉलिसीज होंगी उस साल की, जहाँ जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो उनकी मेजर पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम ऑफ द दैट गवर्नमेंट, जो उस गवर्नमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए, वो सभी वो हाउस के सामने डिफाइन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस में। और ये सारा जो उन्होंने उनके सामने डिफाइन करना होता है वो ड्राफ्ट कौन रेडी करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें वो ड्राफ्ट रेडी करके देती है कि इस साल की कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी, या फिर जो नई गवर्नमेंट बनी है वो अपनी पॉलिसीज कौन कौन सी पॉलिसीज लाएंगे, उस वो सारी ड्राफ्ट कौन रेडी करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बस हमारे एक ओनली वन प्रेसिडेंट है, अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपना ड्राफ्ट खुद लिखा था। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 एंड 88, जिसमें डिफाइन किया गया है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को। उनके बारे में एक खास बात क्या है कि वो अकेले ऐसे नॉन मेंबर हैं जो अटेंड कर सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी हिस्सा ले सकते हैं। मीन अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन से ऐसे नॉन मेंबर हैं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हैं, तो वो कौन है? हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और आर्टिकल 88 में बताया गया है कि उन्हें वोट करने का राइट नहीं होता, बस जस्ट प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हैं। इट आल्सो इंक्लूड दोज मिनिस्टर्स फ्रॉम द वोटिंग राइट्स हु आर नॉट द मेंबर ऑफ आइदर। इसके अलावा कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। आर्टिकल 88 में ये डिफाइन किया गया, एक तो हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो नहीं वोट कर सकते, वोट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड क्या डिफाइन किया गया है? जो और मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें जो भी मेंबर नहीं होते किसी हाउस के, उन्हें भी वोट करने का अधिकार नहीं होता, तो वो मिनिस्टर्स बनते कहते हैं कि कई बार मिनिस्टर्स जैसे यूनियन काउंसिल में कई नॉन मेंबर्स को मिनिस्टर बना लेते हैं, तो वो जो नॉन मेंबर्स हैं उन्हें विद इन द 6 मंथ दोबारा से इलेक्शन जीतनी होती है, तो मिनिस्टर जब वो मिनिस्टर बनेंगे उसके बाद उनके पास वोटिंग राइट आता है। अदरवाइज वो उन 6 मंथ में वोटिंग नहीं कर सकते, जस्ट एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में मेंबर रहते हैं। यहाँ पे जैसे बताया भी गया है आर्टिकल 75 के पार्ट 5 में, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी नॉन मेंबर को इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट उन्हें क्या रिक्वायर होता है कि विद इन द 6 मंथ उन्हें इलेक्शन के थ्रू किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है, उसके बाद वो वोट के लिए उन्हें अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 89(1) में क्या डिफाइन किया गया है? जो वाइस प्रेसिडेंट हो इंडिया के, वही चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के। और एक और बात, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हें उनकी सैलरी जो मिलती है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलती है, ना कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 89(2), उसमें डिफाइन किया है जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं वो हम अपने किसी भी मेंबर को एज ए डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। और जो हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं वो उन्हें अपने ऑफिस से कब हटते हैं, मीन उन्हें कब रिमूव किया जाता है? जब वो खुद रिजाइन दें। ये कंडीशंस है, जब उनका टेनर एक्सपायर हो जाए। उसके अलावा उन्हें 14 डेज का नोटिस भेज के बाय द सिंपल मेजोरिटी भी उन्हें डिसमिस किया जा सकता है उनके हाउस से। और अब वो अपना रेजिग्नेशन अपनी ओन हैंड राइटिंग में दे किसे? टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और आर्टिकल 91 में क्या डिफाइन किया गया है? अगर दोनों जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है दोनों वैकेंट पे है, मीन छुट्टी पे है, उन्होंने बता के छुट्टी ली है, तब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा में से किसी भी मेंबर को एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर दोनों एब्सेंट है हाउस में, ये आप ध्यान रखिए, अगर दोनों वेकेशन पे मतलब इन्होंने छुट्टी ली है बता के, तो तब प्रेसिडेंट किसे नॉमिनेट करते हैं? किसी भी राज्यसभा के मेंबर को एज अ चेयरमैन।
बट अगर वो एब्सेंट है हाउस से तो एक 6 पैनल चेयरमैन बनाए जाते हैं। उन्हें कैसे बनाया जाता है? सीनियरिटी के हिसाब से। वो जो हाउस में सीनियर होते हैं उन्हें बनाया जाता है चेयरमैन उस 6 पैनल में। यही सेम प्रोसेस आर्टिकल 95 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए डिफाइन किया गया है कि अगर दोनों वैकेंट पे हैं तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर दोनों एब्सेंट हैं तो 6 पैनल चेयरमैन बनाए जाएंगे। आर्टिकल 93 में क्या डिफाइन किया गया है? जो लोकसभा है वो किसी एक मेंबर को एज ए स्पीकर इलेक्ट करती है और किसी एक मेंबर को एज ए डिप्टी स्पीकर। जस्ट वो बताया गया है। ये सारा कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में? आर्टिकल 93 में। और जब नई लोकसभा बनती है तो इलेक्शंस के बाद तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट करते हैं बाय द सिंपल मेजोरिटी। हमारे फर्स्ट प्रो टर्म स्पीकर कौन है? मणिक राव थे। आर्टिकल 93 में क्या डिफाइन किया गया है? जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उन्हें अपना ऑफिस कब छोड़ना पड़ता है? अगर वो खुद अपना रिजाइन दे स्पीकर को, स्पीकर दे डिप्टी स्पीकर को, और जब उनका हाउस एक्सपायर होता है तब। आर्टिकल 96 में क्या डिफाइन किया गया है? जो एक तो वो जब खुद रिजाइन दे, जो उनका हाउस एक्सपायर हो, उसके अलावा जब उन्हें 40 डे का नोटिस भेज के बाय द सिंपल मेजोरिटी ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। आर्टिकल 97 में डिफाइन की गई है सैलरीज अलाउंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उनकी सैलरी कहाँ पे डिफाइन की गई है? आर्टिकल 97 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 क्या प्रोवाइड करता है? एक सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है ईच हाउस में, जिन्हें कौन लीड करता है, जिन्हें कौन चेयर करता है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस कौन होते हैं? कोई भी आईएएस ऑफिसर, जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हो कंट्री के, उन्हें इलेक्ट किया जाता है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस। वो किसकी गाइडेंस पे काम करते हैं? अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 111। इसमें जब बिल पास किया जाता है दोनों हाउस के थ्रू, तो इसे फाइनली सर्टिफाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडेंट, जैसे पहले राज्यसभा में बिल पास हो गया, फिर लोकसभा में बिल पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले उसे फाइनल सर्टिफाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। बट अगर लोकसभा में स्पीकर एब्सेंट है, जब वेकेशन पे हैं, तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा के, वो उसे फाइनली सर्टिफाइड करते हैं। मीन ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज एब्सेंट और एट द वैकेंट, देन हु इज सर्टिफाइड द बिल? तो कौन करते हैं? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट इनका ऑथ प्रोसेस बताया गया है। वो अपनी शपथ कैसे लेते हैं? वो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 99 में। जो हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं उन्हें कौन ऑथ प्रोवाइड करता है? प्रेसिडेंट। पहले जो ये थोड़े एरो गलत हो गए। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो पहले एक प्रो टर्म स्पीकर चुनते हैं जिन्हें वो शपथ दिलाते हैं। फिर जो प्रो टर्म स्पीकर होते हैं वो राज्यसभा में किसी भी और 4 मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं। फिर वो जो 4 मेंबर होते हैं, बाकी सभी जितने भी राज्यसभा जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को शपथ दिलाते हैं। तो जिनका शपथ प्रोसेस है, कैसे दिलाई जाती है शपथ। नेक्स्ट है आर्टिकल 100। इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट में जितने भी बिल पास होते हैं वो दो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास किए जाते हैं। और आर्टिकल 100 के पार्ट 2 में बताया गया जो स्पीकर और चेयरमैन होते हैं, जब किसी भी बिल के लिए, किसी भी एक्ट के लिए वोटिंग की जाती है तो पहले वोट नहीं करते। वो कब वोट करते हैं? जब इक्वल डिवीजन हो जाए वोटिंग में। मीन कोई बिल था जो उसके पक्ष में है उनकी वोट, और जो उसके विरुद्ध है उन दोनों की वोट इक्वल हो जाए, तो तब फाइनल डिसीजन तब वोट करते हैं स्पीकर और चेयरमैन, जिससे फाइनल डिसीजन निकलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 100 का पार्ट 3। मीन कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं वो चलेंगी अगर हाउस में से कोई भी एक मेंबर वेकेशन पे है, या फिर बहुत सारे मेंबर वेकेशन पे हैं, तो तब भी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग है वो चलेंगी। पार्लियामेंट पे प्रोसीडिंग नहीं इफेक्ट हो सकती कुछ मेंबर्स के वैकेंट पे होने से। आर्टिकल 100 के पार्ट 5 में क्या
बताया गया है किसी भी हाउस की जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोई एक्ट के लिए, लॉ बनाने के लिए, जब उसकी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होती है, उसके लिए 1/10 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड शो हो जाएगी जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग होगी। 106 में क्या डिफाइन किया गया है, अगर जो हाउस में मेंबर कम है, 1/10 मेंबर से कम मेंबर्स हैं, तो स्पीकर क्या शो कर देगा, स्पीकर को राइट है वो एडजर्नमेंट मोशन शो कर दे, मीन थोड़ी देर के लिए हाउस को रोक दे। और 101 के पार्ट फर्स्ट में क्या है, कोई भी एक साथ दो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं बन सकते। और नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में क्या है कि एक साथ कोई भी राज्यसभा और किसी स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं बन सकता। मीन हमारे जो विधानसभा के मेंबर हैं, बाद में जब वो एमपी बनते हैं तो उससे पहले उन्हें अपनी विधानसभा की सीट छोड़नी होती है। और नेक्स्ट इसके 101 के पार्ट 3 में बताया गया जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं, जो लोकसभा के हैं मेंबर्स वो स्पीकर को, और जो राज्यसभा के मेंबर है वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देते हैं इन देयर ओन हैंड राइटिंग में। आर्टिकल 101 के पार्ट 4 में क्या बताया गया है, अगर हाउस का कोई भी मेंबर कंजेक्टिवली मीन लगातार 60 डेज के लिए छुट्टी पे रहता है, एब्सेंट रहता है, तो बिना परमिशन के, सॉरी, जब वो बिना परमिशन के एब्सेंट रहते हैं तो तब उन्हें डिस्क्वालीफाई, उनके हाउस से निकाल दिया जाता है। पहले ऐसे कौन थे, सिमरनजीत सिंह मान थे ऐसे एमपी जो जिन्हें उनके हाउस से डिसमिस किया गया था। तो आर्टिकल 102 में बताई गई है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 103 में क्या बताया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ही बताई गई बट अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल 104 में क्या है, अगर कोई मेंबर और नॉन मेंबर जो हैं वो इलीगली, कोई भी इलीगली पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग अटेंड करता है, तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का था, उन्हें 500 पर डे फाइन देना होता था, और उसके अलावा जो हाउस उन्हें पनिशमेंट दे। आर्टिकल 105 में क्या बताया गया, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं एमपीज को, वो स्पेशल प्रिविलेजेस क्या हैं, वो आर्टिकल 105 के पास फर्स्ट में डिफाइन की गई है। फर्स्ट है फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, मीन जो एमपीज हैं उन्हें बोलने का पूरा अधिकार होता है, बट एक कंडीशन है जो किसमें है, आर्टिकल 121 में डिफाइन की गई है कि वो जो भी कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट कोर्ट में जजमेंट दी है उसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हाउस किसी के मेंबर्स के पास है, उनके पास सिर्फ एक कंडीशन है कि वो किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर डिबेट नहीं कर सकते। और जो एमपीज होते हैं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब हाउस शुरू हुआ है और ड्यूरिंग जब हाउस चल रहा है, और उसके 40 डेज बाद जब हाउस तो खत्म हुए, 40 डेज हो गए, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट एक कंडीशन है, जब अगर कोई उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है तब। और जो एमपीज हैं उन्हें एज ए एविडेंस और विटनेस के लिए नहीं बुलाया जा सकता। वही सेम कंडीशन है जब हाउस, जब पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं उसे पार्लियामेंट के शुरू होने से 40 दिन पहले बुला सकते हैं, उसके दौरान नहीं, और उसके 40 दिन बाद तक भी नहीं बुलाया जा सकता उन्हें एज ए एविडेंस और विटनेस के रूप में। और आर्टिकल 106 में क्या बताया गया है, जो सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन दी जाती है एमपीज को वो। और इसके अलावा आर्टिकल 107 में बताया गया है जो जितने भी बिल्स हैं, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़ के, वो सभी कहाँ पे पेश किए जा सकते हैं, किसी भी हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में, किसी में भी पहले इनिशिएट किए जा सकते हैं, इनिशिएट। और आर्टिकल 117 में क्या है, जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है फर्स्ट कहाँ पे जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। आर्टिकल 107 क्या है, जितने भी बिल हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़ के वो किसी भी हाउस में दिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 117 में क्या है, जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कहाँ पे इनिशिएट किए जाएंगे, पहले लोकसभा में, वो आर्टिकल 117 में है, विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की राय पे। और ये डिसाइड कौन करता है कि बिल मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो ये आर्टिकल 110 में बताया गया है, जो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है।
आर्टिकल 249 मनी बिल और फाइनेंशियल बिल होते कौन से हैं? जैसे अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ फंड्स निकालने हैं, कंसोलिडेटेड फंड के इश्यूज के ऊपर कोई डिबेट करनी है, कोई ऐसे जो सेशंस होते हैं उन्हें बोला जाता है मनी बिल्स। और नेक्स्ट आर्टिकल 249 में वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके द्वारा राज्यसभा को ये पावर मिल जाती है कि वो जो हमारी तीनों लिस्ट बनी हुई है ना, जैसे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स, सारे टैक्स बताए गए हैं। तो जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जी आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि राज्यसभा किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर अपना ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है, इवन कोई इमरजेंसी नहीं भी लगी। अगर इमरजेंसी होती है तो अपने आप ये सारे सब्जेक्ट्स मूव हो जाते हैं यूनियन लिस्ट में। पर अगर इमरजेंसी नहीं भी है तो ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि राज्यसभा किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सके। आर्टिकल 108 में क्या डिफाइन है, ज्वाइंट सिटिंग बताई गई है राज्यसभा और लोकसभा की। ये 3 कंडीशंस पे हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द अदर हाउस रिजेक्ट द बिल पास्ड बाय द फर्स्ट हाउस, मीन्स पहले हाउस ने बिल पास कर दिया बट सेकंड हाउस के पास किया तो उन्होंने पास नहीं किया, तो तब एक ज्वाइंट सिटिंग होती है, वो अपने बात रखते हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन देते हैं उन्हें उनके पॉइंट्स पे, तब एक ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। अगर पहले हाउस ने कोई अमेंडमेंट की है तो दूसरा उससे अमेंडमेंट के साथ एग्री नहीं है, तब होती है। अगर पहले हाउस ने कोई बिल पास करके दूसरे हाउस को भेज दिया तो वो उन्हें 6 मंथ तक वो बिल नहीं वापस भेजा, तो तब भी ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। और एक खास नोट आप याद रखिए, जो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, वो सिर्फ लोकसभा में होता है। ये लोकसभा इसमें आप, क्योंकि हमारे पीएम लोकसभा से चुने जाते हैं तो ये मोशन वहां पे होता है। ये हमारा टॉपिक था पार्लियामेंट्री। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।